व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का 8th चैप्टर, जिसका नाम है अशोक एक महान सम्राट। तो दोस्तों, हम बेसिकली इस चैप्टर में जानने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में कि सम्राट अशोक कौन थे और उन्हें अनोखा सम्राट या बहुत महान सम्राट की उपाधि क्यों दी गई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक का देखना है और चीजों को समझना है। ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर को मेनली एक साम्राज्य के बारे में बात हो रही है कि एक साम्राज्य जिससे संबंधित थे अशोक। तो हम जानेंगे कौन से साम्राज्य से संबंधित थे अशोक और यहाँ पर वो किस साम्राज्य की बात हो रही है। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर को बात हो रही है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के दोस्तों जो संस्थापक थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और जो अशोक थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। इसलिए जो है दोस्तों, अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, चाणक्य, आचार्य चाणक्य, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आचार्य चाणक्य प्राचीन टाइम में काफी ज्यादा बुद्धिमान कुटिल राजनीतिज्ञ थे। ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे, वहाँ के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जो कि भारत में मौजूद है। ठीक है। आचार्य चाणक्य की सहायता से 2300 वर्ष पहले इस साम्राज्य की स्थापना की गई। यानी कि दोस्तों, ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी जो स्थापना की गई उसमें सबसे सबसे बड़ा हाथ है आचार्य चाणक्य का। उनकी ही मदद से दोस्तों जो है ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो पाई। क्योंकि आचार्य चाणक्य जो थे दोस्तों, उस टाइम पे मगध में जो उस काल में मगध के राजा थे धनानंद। तो एक सभा में जब धनानंद ने आचार्य चाणक्य का मजाक उड़ाया, तो आचार्य चाणक्य ने प्रण लिया कि धनानंद की पूरे वंश को, धनानंद को मिटाकर यहाँ जो है एक मगध में नए साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। तो उसने क्या करा, चाणक्य जी ने क्या करा, मौर्य वंश की स्थापना के लिए जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और अपने जो है लक्ष्य को हासिल किया। मगध में जो है दोस्तों, इन्होंने जो है नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य का एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है। उसमें जो है इनके साम्राज्य की पूरी जो भी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों, इसका नाम अर्थशास्त्र है, तो आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक्स, यानी कि धन संबंधी विषय। लेकिन चाणक्य की जो अर्थशास्त्र था वो धन संबंधी नहीं था। इनका अर्थशास्त्र जो था दोस्तों, वो राजनीति से संबंधित था। ठीक है। वो था पॉलिटिक्स से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जो 4 प्रमुख केंद्र थे, उनमें आते हैं हमारा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है। तक्षशिला आपका जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, क्योंकि विश्वविद्यालय मौजूद था यहाँ। उज्जैनी हो गया, तोसली हो गया, स्वर्णगिरी यानी कि जहाँ हमें सोने के पहाड़ मिले हैं। तो ये जो दोस्तों 4 प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में कृषक व पशुपालक ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। यानी कि इस साम्राज्य में दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे बहुत सारे जो लोग थे वो कृषक व पशुपालक थे। ठीक है। और जो ये कृषक व पशुपालक थे दोस्तों, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस साम्राज्य के राज्यों में विभाषी लोग मौजूद थे। दोस्तों, ये विभाषी का अर्थ होता है विभिन्न भाषी, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। ठीक है।
तो जो मौर्य साम्राज्य का टाइम था दोस्तों, इस टाइम पे अलग अलग महाजनपद बटे हुए थे, और फिर बाद में तो इन्हें एकत्र कर लिया था गया था, अखंड भारत बना दिया गया था। तो यहाँ के जो दोस्तों राज्य थे, वहाँ अलग अलग राज्य में जो है विभाषी लोग रहते थे, यानी कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, जिसमें हमने मेनली मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में जाना। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक से पहले देख लेते हैं हम मैप को। मैप में देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त एम्पायर, मौर्य एम्पायर 305 बीसी, देखिए दोस्तों इस तरीके से अखंड बना दिया था। आपको डॉट दिख रहे होंगे, ये मथुरा में, उज्जैनी, तक्षशिला, झेलम नदी के किनारे पे मौजूद था, और पत्ताला, और यहाँ पर देखते हैं सत्यापुत्रा, कृष्णा और नदी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मगध जो है यहाँ पर कोई मौजूद था, ये यहाँ बोध गया। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों मौर्य साम्राज्य इतने ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में दोस्तों फैला हुआ था, बहुत ज्यादा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, साम्राज्य का प्रशासन। यानी कि प्रशासन का अर्थ होता है दोस्तों जो शासन की जो इकाइयां होती हैं, किस तरीके से राज्य में शासन के लिए अलग अलग विभाग बटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासन में क्या था दोस्तों, मौर्य प्रशासन की दोस्तों हमें जानकारी जो मिलती है, वो मिलती है हमें आचार्य चाणक्य के एक ग्रंथ से, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से जो है दोस्तों हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, साम्राज्य में जो है उस टाइम में प्रशासन में सर्वोच्च स्थान जो होता था दोस्तों, वो राजा का होता था, यानी कि शासक का होता था। ठीक है, शासक का स्थान जो होता था दोस्तों समाज में सर्वोच्च होता था। इसके अलावा दोस्तों राजा को परामर्श देने के लिए मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। यानी कि दोस्तों जो राजा था, उसको जो है परामर्श देने के लिए मौर्य प्रशासन में क्या किया गया था, मंत्री परिषद बनाई गई थी। ठीक है, मंत्री परिषद, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने काफी बार अपनी कूटनीतिज्ञों में वो कहते थे कि आचार्य चाणक्य जो है दोस्तों मंत्री परिषद को रथ के पहिए की तरह देखते थे। उनका मानना था कि जैसे कि रथ को चलाने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ उन्होंने मंत्रिपरिषद को जो है दोस्तों रथ के टायर से तुलना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइम में जो है मौर्य प्रशासन में दोस्तों टोटल 18 मंत्री होते थे मंत्रिपरिषद में, जिसका कार्य होता था राजा को सुझाव देना। अब देखिए दोस्तों, चार प्रमुख प्रशासनिक केंद्रों के बारे में हम चुके हैं ऊपर ही पहले ही, जिसमें कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी मौजूद थे। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों हमारे, जहां से जो है प्रशासन होता था साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र जो थी दोस्तों, जो कि बिहार में है, ये जो है जिसे आधुनिक रूप में पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र। ठीक है, देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र जो है दोस्तों, वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में कुछ निश्चित दूरी पर चौकियां बनी होती थी, जहाँ की गुप्तचर मौजूद होते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या था मौर्य प्रशासन में दोस्तों, इसमें क्या हो रहा था कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र थे दोस्तों, उनमें कुछ कुछ निश्चित दूरी पर क्या हुआ रहता था, निश्चित दूरी पर यहाँ जो है गुप्त चौकियां टाइप की बनी रहती थी, जहाँ गुप्तचर मौजूद होते थे। कभी भी जो है कुछ भी बाहर से कुछ लोग, अनजान लोग आते थे, तो ये गुप्तचरों जो है आपस में जो है सूचना को साझा करते थे, और जो कि शासक तक का पहुंच जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अशोक एक महान सम्राट, एक अनोखा सम्राट। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता है अशोक को। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे काफी ज्यादा वजह है। ठीक है दोस्तों, अशोक जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया है। जबकि मौर्य साम्राज्य में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य भी थे,
जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और अशोक को जो है काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध शासक माना जाता है मौर्य साम्राज्य में। अशोक के दोस्तों हमें कई शिलालेख मिले हैं, कई लघु शिलालेख मिले हैं। दोस्तों शिलालेख का अर्थ होता है, शिला का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, और लेख का अर्थ होता है दोस्तों लिखना, यानी कि पत्थरों पर लिखना ही शिलालेख कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अशोक के जो है दोस्तों हमें काफी ज्यादा मात्रा में शिलालेख और लघु शिलालेख मिले हैं, जिनके कारण जो है अशोक जो है दोस्तों काफी ज्यादा फेमस है अपने शिलालेख और लघु शिलालेखों के कारण। क्योंकि देखिए दोस्तों उस टाइम के शासक क्या होते थे, ये जब शिलालेख व लघु शिलालेख लिखवाते थे तो अपने बारे में जो है अच्छी ही बातें लिखवाते थे। अब ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको भी मौका दिया जाए कि आपने अपने बारे में लिखना है तो आप लोग भी अच्छा ही लिखेंगे, बुरा तो कोई लिखेगा नहीं। तो ऐसा ही प्राचीन टाइम के शासकों का भी होता था, वो जो है अपने बारे में लिखवाना चाहते थे ताकि जो है आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जाने कि वो कितने महान थे। ठीक है, और ऐसा करने के लिए वो क्या करते थे दोस्तों, ऐसा करने के लिए वो जब भी शिलालेख या लघु शिलालेख लिखवाते थे तो उसमें जो भी बातें होती थी वो जो है उनकी प्रशंसा करने के लिए होती थी। यानी कि उसमें वो अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखवाते थे, सब कुछ अच्छा ही लिखवाते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अशोक द्वारा जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, काफी ज्यादा प्रमुख युद्ध था, इसमें काफी ज्यादा तबाही मची थी दोस्तों। चाहे इसको अशोक ने जीत लिया था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा माल, बहुत ज्यादा जान माल की जो है दोस्तों हानि हुई। ठीक है दोस्तों, अशोक द्वारा जो है दोस्तों कलिंग युद्ध में हुए विध्वंस को देखकर उन्होंने युद्धों को त्यागने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ जब अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व में, तो उससे काफी ज्यादा विध्वंस हुआ। और ये जो है दोस्तों कलिंग युद्ध जो है दोस्तों सम्राट अशोक के जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब दोस्तों एक ऐसा पॉइंट जहां से जिंदगी उनकी पूरी बदल गई थी। इससे पहले दोस्तों कलिंग युद्ध से पहले अशोक जो है काफी ज्यादा क्रूर और काफी ज्यादा जो है आक्रामक शासक थे, आक्रामक सम्राट थे। उन्हें जो है युद्ध काफी किया करते थे वो। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने उतने ज्यादा विध्वंस को देखा तो उन्हें बात समझ में आई कि जो है युद्ध करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है। उनको ये लगा कि युद्ध करके जो है अगर आपने युद्ध जीत भी लिया तो तब भी आपको ही नुकसान है, क्योंकि पक्ष जब युद्ध होता है तो दोस्तों दोनों पक्षों का नुकसान होता है। ठीक है, अगर कोई जो युद्ध जीतता भी है तो वो पक्ष भी जो है दोस्तों अपने काफी सारे सैनिकों को खो देता है। तो उनने तब से जो है युद्ध को त्यागने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और सारे कल्याणकारी कार्य करने लगे। इसके अलावा नहीं नहीं तो दोस्तों कलिंग युद्ध से पहले उनके वहाँ कम से कम कितनी ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में मीट मांस खाया जाता था, जो कि बाद में उन्होंने अशोक ने त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, तो कलिंग युद्ध जो है दोस्तों उनके जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन लेके आया। वो काफी ज्यादा क्रूर शासक से दोस्तों काफी ज्यादा कल्याणकारी शासक बन गए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कलिंग युद्ध के उपरांत जो है अशोक ने क्या करा, धम्म की नीति अपनाई थी। ठीक है, अब धम्म क्या है दोस्तों इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ दोस्तों, इतना परिवर्तन हुआ कि अशोक ने जो है दोस्तों धम्म की नीति अपना ली थी। धम्म का अर्थ होता है दोस्तों धर्म। ठीक है दोस्तों, धर्म आप जानते हैं क्या है, सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है, ह्यूमैनिटी है। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो है देखिए दोस्तों अशोक का कुछ ये एम्पायर इतनी जगह पे फैला हुआ था। अनक्वायर ट्रिबल पीपल्स, कलिंगा, आंध्रा, द्रविडियन किंगडम्स, लंका, मगध, पाटलिपुत्र, गैंगसा डेजर्ट, इंडus डेजर्ट, लेक। ठीक है दोस्तों, अशोक का धम्म क्या है दोस्तों अब जान लेते हैं। ठीक है, अशोक का धम्म क्या है, तो दोस्तों धम्म का अर्थ होता है साधुता। धम्म का अर्थ होता है दोस्तों साधुता, और साधुता का अर्थ होता है दोस्तों त्याग, कल्याण। ठीक है दोस्तों, तो धम्म की नीति क्या थी दोस्तों, धर्म की नीति थी। ऐसी नीति जिसमें मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना गया था अशोक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दूसरों का कल्याण। अब इसमें क्या क्या चीजें थी दोस्तों हम जान लेते हैं। अपसिन्वे, इसके चार सिद्धांत थे दोस्तों अशोक के धम्म के। सबसे पहला था अपसिन्वे, जिसका अर्थ था दोस्तों अल्प पाप, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो है पाप करना। ठीक है दोस्तों, पाप का अर्थ दोस्तों बुरे कर्म। ठीक है, बहुत कम मात्रा में जो है दोस्तों बुरे कर्म करना, अपसिन्वे। और दूसरा था दोस्तों बहुकयाने,
बहु के आने का अर्थ होता है दोस्तों बहुत सारे लोगों का कल्याण, यानी कि बहुत सारे लोगों के कल्याण करने की कोशिश करना, बहुत सारे लोगों का कल्याण करना, बहु के आने। ठीक है दोस्तों। दया दाने, दया दाने का अर्थ होता है दोस्तों गरीबों की सहायता व दान। ठीक है। दया दाने का अर्थ होता है दोस्तों क्या, गरीबों की सहायता करना, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं दोस्तों उनकी सहायता करना, और जो है दोस्तों दान देना। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सचे सोचिए। सचे सोचिए का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा सही व सत्य सोचना। तो ये थे दोस्तों अशोक के धम्म के 4 सिद्धांत, जिसमें पहला है अपशिन्वे, जिसका अर्थ होता है अल्पपाप, यानी कि कम मात्रा में पाप करना, कम मात्रा में बुरे कर्म करना। दूसरा जो है दोस्तों हमारा बहुकयाने है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत सारे लोगों का कल्याण करना। तीसरा जो है दोस्तों हमारा है दया दान है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों गरीबों की सहायता व दान। ठीक है। और सच्चे सोचिए का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा सही व सत्य सोचना। ठीक है। तो ये था दोस्तों अशोक का धम्म। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसे नोट कर लेना है। काफी अच्छे पॉइंट बना के मैंने आपको समझा रखा है, जैसे कि आपकी बुक में भी नहीं था। ठीक है दोस्तों। आप जो है इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपके बुक में दोस्तों एक अलग टॉपिक दे रखा था अन्यत्र, यानी कि चीन की दीवार के बारे में। तो मैंने सोचा चीन की दीवार के बारे में आप आज आपको बता ही दिया जाए। तो दोस्तों आपने चाइना की दीवार के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। ठीक है। तो आपने तो सुना ही होगा। तो दोस्तों अब जानते हैं हम चाइना की दीवार के बारे में। ठीक है। चीन की जो दोस्तों जो दीवार है, ठीक है दोस्तों, चीन की दीवार जो है दोस्तों सी हुआंग टी द्वारा बनाई गई थी। सी हुआंग टी द्वारा जो है दोस्तों चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों चीन की दीवार की जो लंबाई है दोस्तों वो है 6400 किलोमीटर। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी बड़ी दीवार है। 6400 किलोमीटर होता कितना ज्यादा है। तो चीन की दीवार की लंबाई इतनी थी, 6400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और इस दीवार को बनाने में दोस्तों ये जो टाइम लगा वो कम से कम दोस्तों 2000 वर्षों तक इस दीवार का जो है चीन की दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, यानी कि 2000 साल लग गए चीन की दीवार को बनाते बनाते। अब देखिए दोस्तों लंबाई देखिए इसकी 6400 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों 2000 वर्ष तो इसको बनने में लगेंगे ही। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हर 100-200 की मीटर की दीवार पर दूरी पर इस दीवार पे निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। दोस्तों चाइना की दीवार में क्या है, यहाँ जो है दुराई दुराई पर दोस्तों 100-200 मीटर की दुराई पे ये 6400 किलोमीटर की दीवार पर जो है बुर्ज बने हुए हैं दोस्तों, जहाँ जो है निगरानी के लिए कुछ गुप्तचर टाइप के रहते हैं, सैनिक लोग रहते हैं जो कि लोगों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों चीन की दीवार के बारे में कुछ चीजें। आपने क्या करना है दोस्तों इन्हें नोट कर लेना है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों। आप इससे चीन की दीवार के बारे में दोस्तों बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक नहीं है दोस्तों, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं तक का था दोस्तों आपका चैप्टर, काफी ज्यादा इजी था। और आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आपने क्या करना है दोस्तों सारे नोट्स इसके नोट कर लीजिए जो जो हमने बताए दोस्तों। इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हम मिलेंगे अब आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर चैनल अच्छा लगता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और हम तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।